Hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are taking a new topic which is relevant to the next part of income tax. देखो इनकम टैक्स जो है ना वो बेसिकली ध्यान से उसको अगर सारे चैप्टर को मर्ज कर दें, क्योंकि जब तक हम लोग इनकम टैक्स ख़त्म करेंगे यू विल नोटिस कि सारी चीज़ें एक साथ मर्ज होती चली जा रही है। हम लोग सारी चीज़ों को अलग अलग इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक एक चीज़ हमको क्लियर होती जाए, और जब वो लास्ट में मर्जर हो उसका, जैसे क्या होगा, अभी हम लोग ने सारे 5 हेड्स कवर करें। अब 5 हेड्स जो हैं वो एक साथ होने जा रहे हैं। कब? इस सेक्शन 80s के बाद, क्योंकि ये वो सेक्शंस हैं जो हमको सरकार साइड से इतने चीज़ों की हमको यहाँ पर बेसिकली छूट मिलती है। क्योंकि नहीं तो फिर अगर ऐसे इनकम टैक्स लगने लगा तो जितनी इनकम आएगी ना उसका 50% तो टैक्स ही हो जाएगा। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर एग्जम्प्टेड होती है, कुछ कुछ चीज़ों पे छूट मिलती है, कुछ कुछ चीज़ों के टैक्स रेट्स फिक्स्ड हैं ताकि कोई आपको बोल सकते हैं कि गलत टैक्स नहीं लगाना पड़े, कहीं पे ज़्यादा नहीं लगे उस अकॉर्डिंग। और ये 80s के जो डिडक्शन है ना, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ लेंगे वो रहेगी हमारी टोटल इनकम, जिसमें हम सारे हेड्स का कैलकुलेशन करेंगे। सारे हेड्स के कैलकुलेशन के बाद हम लोग के पास जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसमें से हम ये 80s के जो डिडक्शन अभी पढ़ने जा रहे हैं उनको लेस करेंगे, जिससे कि यू गेट योर टैक्सेबल सैलरी अमाउंट, है ना। वो अमाउंट जो आएगा फिर हम उसको TDS में, एडवांस टैक्स में उसमें यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर उसको पे करने की बारी आ जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप उसको पे करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो ये 80s के डिडक्शन इसीलिए ज़रूरी है पढ़ना। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और कुछ सेक्शन है जो कि इतने ज़्यादा वो भी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, इट्स क्वाइट ईजी, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। तो नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, विच इज़ सेक्शन 80D। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, है ना। इसका पूरा नाम है दी डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो 80s का डिडक्शन ये बोलता है कि इफ़ इन केस आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप भर रहे हो तो द डिडक्शन इज़ अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल SAC एंड HUF, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पर पॉइंट्स में लिखते हैं, अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पेड बाय SAC। अगर SAC मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहा है, इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट। सो इसमें क्या क्या हो सकता है? नंबर फर्स्ट, if if medical insurance premium paid by SAC फॉर किन किन के लिए? सेल्फ, खुद के लिए, स्पाउस, हस्बैंड, चिल्ड्रन एंड फैमिली। अगर मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहा है कौन? SAC। SAC मतलब जिसके जो हमारा पर्सन है वो अगर मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहा है, किसके लिए? खुद के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए, स्पाउस के लिए, या फिर फैमिली पेरेंट्स के लिए। सो जितना भी अमाउंट पेड है, अमाउंट पेड और ₹25,000
इसको यहाँ लिखते हैं, अच्छा लगेगा। ₹25,000 whichever is less will be deducted। देखो जितना भी मेडिकल इंश्योरेंस पे कर होंगे या वो या फिर उसको हम कंपेयर करेंगे ₹25,000 से, इन दोनों में से जो भी छोटा होगा उसे हम डिडक्ट कर देंगे, राइट। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन ये जो लिमिट है ये बढ़ जाती है। अमाउंट पेड और ₹50,000। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो डिडक्ट हो जाएगा सीनियर सिटीजन्स के केस में। अमाउंट पेड और 50,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल पॉइंट है विच इज इफ ट्रांजेक्शन इज इन कैश बेसिस then cannot be deducted। अगर ट्रांजैक्शन हमने कैश में करा होगा तो फिर कोई भी डिडक्शन आपको अवेलेबल यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप कोई भी डिडक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देन सेकेंड थिंग, नेक्स्ट इज सेक्शन 80DD। हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट। अगर एसएसी जो है उसके ऊपर कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट है, उसके ऊपर मतलब मीन्स भाई जिसको उसको संभालना पड़ता होगा, उस केस में ये जो डिडक्शन है वो अवेलेबल किसके लिए? HUF एंड इंडिविजुअल। किसके अमाउंट में? ट्रीटमेंट, मेंटेनेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो फिर एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। डायरेक्टली कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं, सीधे 75,000 रुपीज़, 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा डायरेक्टली। ओके, बट इन सीवियर केस अगर बहुत क्रिटिकल या सीरियल केस है, सीरियल सीवियर केस, देन ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा 1,25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, देखो 80 फिर से समझते हैं। हैंडीकैप्ड है, कोई हैंडीकैप्ड है जो कि हमारे एसएसी के जिम्मेदारी पर है, 80DD की बात करें हम, तो फिर ये पहली बात तो किस किस को मिलेगा? या तो आपके HUF होना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर आप सिंगल इंडिविजुअल, उनके लिए अवेलेबल है ये। उस किस काम के लिए? ट्रीटमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एजुकेशन के लिए। ओके, इन सब केसेस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80DD ₹75,000 स्लैश डायरेक्टली। बट
अगर वो सीवियर केस है, मतलब जिनको जो हैंडीकैप्ड है वो इन क्रिटिकल कंडीशन में है कि वो थोड़ा ज़्यादा सीवियर केस है, मतलब उनको ज़्यादा ज़्यादा उनकी वो करनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है, ज़्यादा अच्छे से उनको केयर करना पड़ता है, देन वो जो लिमिट है वो आपकी 1,25,000 हो जाएगी। आपको डायरेक्टली 1,25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्शन 80DDB। Deduction in respect of specific disease. Okay, treatment. Deduction in respect of specific disease treatment. ये वाला जो पॉइंट है ये भी अवेलेबल किन के लिए, इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ओके, तो इस वाले में पहले तो बीमारियां देख लेते, कैंसर, एड्स, थैलेसीमिया, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, जो थोड़ी क्रॉनिक चीज़ें हैं जिसका इलाज अभी तक डिफील नहीं होता है, ओके, उन सब केसेस में आपको सेक्शन DDB के अंदर, 80DDB के अंदर डिडक्शंस मिलते हैं। कितने के? इसमें मिलता है आपको अमाउंट, सॉरी एक्चुअल अमाउंट और ₹40,000, विच एवर इज लेस। है ना। और सेकेंड पॉइंट है सीनियर सिटीजन, तो एक्चुअल अमाउंट और ₹60,000 विच एवर इज लेस। गॉट इट। सेक्शन 80DDB ये कहता है कि अगर कोई सीवियर डिसीज़ है, कोई स्पेसिफिक डिसीज़ है जो बड़ी वजह से, कैंसर, एड्स, थैलेसीमिया एक्सेट्रा, इस टाइप की जो डिसीज़ेज होती हैं ये थोड़ी क्रॉनिकल्स होती हैं। इन केस में अगर आपको जब आप अपना ये बना लेते हो इनकम टैक्स का अकाउंट, तो उसके बाद लास्ट में आप बोल दो कि यार हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम भी है, या हमारे पास कोई ऐसा आदमी जिसको हमको उसको इन सब चीज़ से देखना पड़ती है, ऐसे से खुद एक इनकम जनरेटर है बट उसके पास में भी हो सकता है कि उसको कैंसर हो, उसको कोई भी प्रकार की ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके तहत उसको 80DDB के अंडर या तो 40,000 की इफ़ नॉर्मल, बट सीनियर सिटीजन तो 60,000 तक का रिबेट मिलता है कंपैरिजन में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 80C, सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स। एक और बात, ये जो हम अभी कर रहे हैं इस वीडियो में, ये पूरा मोस्ट IMP है। इसके क्वेश्चंस हुए ना हुए, इसकी थ्योरी अच्छे से करना है, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन कंपल्सरीली पूछा जाता है। कोई भी एक 80s का डिडक्शन पूछ लेंगे, या फिर क्वेश्चन बी लाइक एक्सप्लेन एनी ऑफ 280s डिडक्शन इन डिटेल। तो जिस पैटर्न में मैं लिख रहा हूँ उस पैटर्न में आप लिख के
थोड़ा सा अपनी भाषा में उसको डिफाइन करके और ऐसा एग्जाम्पल सेट करके होगे, यू कैन गेट फुल नंबर। ओके, सो एटीसी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ओन लाइफ। सो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम 20% ऑफ सम श्योर्ड, इतना पार्ट डिडक्ट हो जाएगा। 20% किसका, सम श्योर्ड का। देन सेकेंड, अब देखो हम लोगों ने इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में पढ़ा था कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन आरपीएफ। इस वाले में हम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, है ना। अगर ऐसा दिखे तो भी आप एटीसी सेक्शन के अंदर इसका डिडक्शन दे सकते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, फोर्थ इज कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युलेशन फंड। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको क्वेश्चंस में मिलता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ NSE। व्हाट इज NSE? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड एक्यूट इंटरेस्ट ऑन इट। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको क्वेश्चन में तो वो भी एटीसी के अंदर आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी पूरा मुट की। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ड्यूरिंग previous year and accrued interest। ठीक, फिफ्थ कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, कंट्रीब्यूशन टू ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, UTI, यूलिप और UTI, ये कहीं भी दिखे तो आपको इसको डायरेक्टली एटीसी सेक्शन के अंदर इसको डिडक्शन देना है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, सेवंथ ट्यूशन फी, मैक्सिमम 2 child। एट्थ रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, नाइन्थ टर्म डिपॉजिट with bank for 5 years or more। ये सारी लिस्ट है सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शंस की। ये जहाँ भी देखे आपको डायरेक्टली उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 80C के अंदर लिख के डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अगर इन सब में से कुछ भी दिखता है तो उसकी छूट देना है, डायरेक्टली डिडक्शन। ठीक है, इन सबको सॉल्व करने का एक तरीका है। इसमें से अगर आपको कुछ भी दिया तो पहले आपको लिस्ट बनानी है क्वेश्चन के अंदर,
और फिर क्या करना है, मतलब जैसे सपोज लो क्वेश्चन में दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में, परचेस ऑफ एनएससी के बारे में, पर कंट्रीब्यूशन टू यूलिप एंड यूटीआई, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, आपने इन सब के अमाउंट्स को लिख लिया। देन उसके बाद उसे इन सब का सम ऑफ मेंशन इन्वेस्टमेंट जो भी आए और रुपीज़ 1,50,000 1,50,000 से कंपेयर करना है। इन सब का अमाउंट जोड़ा, 1,50,000 से कंपेयर करा और फिर विच एवर इज लेस, जो भी उन दोनों में से छोटा अमाउंट है उसको हम डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 80C। ठीक, इन सब की जो लिस्ट मिले उनकी लिस्ट बनाओ, पहले सबको ऐड करो, उनका जो सम है वो यहाँ मेंशन करो और उसको 1,50,000 की लिमिट से कंपेयर करो। अगर 1,50,000 ज़्यादा है सो देन जो अमाउंट है वो हमारा डिडक्टेबल हो जाएगा, बट अगर 1,50,000 से ज़्यादा है तो सिर्फ 1,50,000 तक ही हम लोग उसको डिडक्ट कर पाएंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन 80G, it's a donation, so don't call it as donation, 80G donation. I know my pronunciation is good in donation, but हम लोग उसको गोनेशन इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद रहे कि कौन सा गोनेशन, तो वो होता है 80G में। जी में क्यों? क्योंकि वो गोनेशन है। याद करने के सब तरीके हैं, क्योंकि ऐसे तो याद हो नहीं सकता हर चीज़, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें बनानी पड़ती है उसके लिए। ओके, तो इफ़ डोनेशन इज़ गिवन टू अप्रूव एनी चैरिटेबल और नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, कॉलेज और अदर प्लेस फॉर रिनोवेशन और रिपेयर, then 50% of actual donation or 10% of qualifying amount, whichever is less, will be deductible. 50% किसका? देखो 50% ऑफ पहले तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, पहले किस में कंपेयर करेंगे? एक्चुअल डोनेशन और 10% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट का। दोनों में कंपेयर करने के बाद जो छोटा होगा उसको हम लेंगे और उसके भी 50% का डिडक्शन दे देंगे। किस केस में? डोनेशन टू चैरिटेबल और नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, कॉलेज। ओके, गॉट इट? और इफ गवर्नमेंट डोनेशन फॉर फैमिली प्लानिंग, प्रमोशन, then actual donation or 10% of qualifying amount, whichever is less. Got it? ये 2 पॉइंट्स हो गए किसके? डोनेशन। बट इसमें एक पॉइंट और है, और उसके पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है।
किसका? ये हम क्वालिफाइंग अमाउंट बोलते रहे, ये होता क्या है? क्वालिफाइंग अमाउंट, इट इज ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस ऑल डिडक्शन ऑफ एटीज एक्सेप्ट एटीजी। देखो, क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब ग्रॉस टोटल इनकम में से जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को माइनस करेंगे और उसमें से भी जब हम सारे डिडक्शन जो लगे हुए हैं उनको माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम क्वालिफाइंग अमाउंट बोलते हैं। ओके, अब हम इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। उसके लिए एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी। और किस, ये थर्ड जो पॉइंट है वो नॉट कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट का है। मतलब इन ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमको डायरेक्टली इसके रेट दे रखे परसेंटेज के जितना हमको डोनेशन में रिलीफ मिलेगा। आओ एक टेबल बनाए, छोटी सी पेन दे दो। क्या लगता है, हो जाएगा सब याद? हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि सारे नाम रिलेटेबल ही एक दूसरे से, और क्वेश्चंस करेंगे तो और हो जाएगा। कुछ नहीं तो क्वेश्चन ही याद रख लेना। प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 100%, जिसमें जो अमाउंट हम लिख रहे हैं ना 100%, ये मतलब इसका मतलब है पूरा पूरा डिडक्टेबल है वो, ऐसा ही। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर अर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, ये भी 100%। इसमें सारे ही 100% है। कितने जो अपन लिख रहे हैं? नंबर 3, अफ्रीका फंड 4, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, ये भी 100%, ये भी 100%। 5, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, NDF नेशनल डिफेंस फंड, या नंबर 7, आर्मी वेलफेयर फंड, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर फंड, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर फंड। ठीक है, इसके बाद 10, 11, 12,
बस ये 3 ही याद करना है, क्योंकि बाकी सब तो 100% है, पूरा ही पूरा आपको वो मिलेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G गुणेशन, ये है हमारा PM, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ड्रॉट। ठीक है, ये 50% नेशनल चिल्ड्रन फंड, 50% और जवाहरलाल इंदिरा गांधी राजीव गांधी मेमोरियल फंड, इसमें 50%। ठीक है, ये परसेंटेज रिबेट है, मतलब इतना आपको छूट मिलेगी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर 80G खत्म होता है। फिर आएगा 80GG, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। सेक्शन 80GG डबल G, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। बस खत्म ही होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मिलता है सिर्फ इंडिविजुअल असेसी को। कैसे? Any assessee who is not receiving house rent allowance and spending some part of his income on house rent will be entitled of 80G। देखो, जिन लोगों को कंपनी की साइड से अलाउंस नहीं मिलता है हाउस रेंट का, नहीं तो हम लोग उसको कहाँ लिखते, सैलरी पार्ट में, बट यहाँ क्यों आया, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है अलाउंस, उसको अपनी सैलरी में से ही अपना मकान का किराया भी देना है। इसलिए उनका इनकम टैक्स में, जो इनकम टैक्स एक्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको यहाँ 80GG के अंदर डिडक्शन है। किस रूप में? देखो, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट कौन सा? वही वाला, क्रॉस टोटल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस करके उसमें से माइनस करेंगे जो भी 80Ds के डिडक्शन है एक्सेप्ट 80G, और वो हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट होता है। क्वालिफाइंग अमाउंट 25% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट या 2000 रुपीज़ मंथ। जो इन तीनों में से छोटा वैल्यू होगा वो डिडक्टेड हो जाएगा। गॉट इट? 2000 रुपीज़ मंथ, 25% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 80GG, ट्रिपल G पे आ गया, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी का 100% डिडक्टेड, पूरा ही, नहीं भी लिखते तो काम हो जाता अपना, बट ठीक है, हमको तो सीखने से मतलब और हमको नंबर लाने से मतलब। सो नेक्स्ट इज डिडक्शन इन पर्सन विद डिसेबिलिटी।
सेम, बस इसमें क्या है, इंडिविजुअल असेसी himself disable यस, तो हिमसेल्फ अगर वो डिसेबल है, कौन, असेसी हमारा, इन दैट केस सेम पुराना वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 एंड सीवियर केस, अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का मिलेगा, 1,25,000 का, 1,25,000 रुपीज़ डिडक्टेड। ये है 80 सेक्शन यू, सेक्शन 80 यू। अब आते हैं सेक्शन 80 टी टी ए, सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट, सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे अगर आता है तो एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 40,000, विच एवर इज लेस वुड बी डिडक्टेड। टीटीए में सेविंग बैंक, सेक्शन 80 क्यू बी, रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम तो एक्चुअल रॉयल्टी और मैक्सिमम I thought I made a mistake here section 80 TT में 40 नहीं, it's 10,000, ओके, एंड QQB में 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 30 लाख 3 लाख सॉरी। सो सेविंग बैंक में 10,000 मैक्स लिमिट है और रॉयल्टी में 3 लाख रुपीज़ है। आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक्स ओवर हियर, या प्लीज़ हैंडल इट। मैं भी थोड़ा सा प्रेशर में ही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रही है। ओके, सो विच एवर इज लेट्स, अब एक लास्ट और बचा है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है। इट इज सेक्शन 80 TTB, और ये स्पेशली किसके लिए, सीनियर सिटीजन। कितना, एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 50,000, डिडक्टेड। ओके, यहाँ पर आके हमारा 80s का चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। सारे 80s का डिडक्शन में देख लिए। स्टार्ट हुआ था हमारा यहाँ से 80 से, 80D मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, 80DD हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट के लिए, देन 80DDB इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई स्पेसिफिक डिसीज है तो, सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए C, इन सब का सम और उसमें से
1.5 लाख से कंपेयर. Then G for donation 50% of actual minus 10% of qualifying amount, जो भी लेस हो. लेकिन अगर गवर्नमेंट डोनेशन है तो वो 50% नहीं होगा. देन क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस ऑल डिडक्शन अंडर 80s एक्सेप्ट ATG. और ATG के अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको लिस्ट बनाई थी हम लोगों ने. देन ATGG रेंट पेड के कंटेक्स्ट में. ATGGG पॉलिटिकल पार्टी. ATU पर्सन विद डिसेबिलिटी. ये कब आएगा? जब जो असेसी हमारा वो खुद पर्सनली डिसेबल हो. TTA सेविंग बैंक अकाउंट में एक्चुअल इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट 10,000. QQB में एक्चुअल रॉयल्टी और 3 लाख रुपीज़ मैक्सिमम. एंड लास्ट इज TTB फॉर सीनियर सिटीजन्स एक्चुअल इंटरेस्ट माइनस 50,000 max limit, whichever is less would be deducted. So here our 80s deduction chapter would be over. In the next video we are covering total income, so stay tuned for that. Thank you guys for watching this video.